प्रिय मित्राणी नमः संस्कृताय, मैं संस्कृता श्रेता सूरज वन प्रयागराज से। जैसा कि भाजी आप जानते ही हैं, हितोपदेश जो नया जुड़ा हुआ है सिलेबस में टीजीटी में, तो हम लोग जो है उसमें हितोपदेश में 4 भाग हैं। एक है मित्र लाभ, दूसरा सुहृद भेद, तीसरा है विग्रह, चौथा है संधि। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं मित्र लाभ का मूल कथा और उसका प्रासंगिक कथा। सुहृद भेद का दूसरे भाग में हम लोग पढ़ लिए हैं मूल कथा, प्रासंगिक कथा। आज हम लोग पढ़ेंगे कथा सार विग्रह मूल कथा और प्रासंगिक कथा। तो देखिए जी बताना पड़ता है बीच बीच में कि लोग बहुत आलसी होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा बुरा कमेंट करने की इच्छा हो तो करें, और जिससे कि वीडियो आपके पास हमेशा अब क्या होता है उसका घंटी वाला भी दबा दो भाई, ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। हाँ, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो आपके ही लिए आसान होगा। यदि आप ये सोचें कि हम लोग इस पे आश्रित है तो हम लोग चैनल का नाम रखे हैं संस्कृता श्रेता। हम लोग संस्कृत पे आश्रित है और किसी पे नहीं। अब सिलेबस बदल गया, हमने सोचा कि वैद्य जी को पढ़ा दे, कहानी भी अच्छी है वैद्य जी। तो आइए देखते हैं कथा सार विग्रह मूल कथा क्या है, फिर उसके बाद हम प्रासंगिक कथा इसका देखेंगे, है कि नहीं जी। कर्पूर द्वीप में पद्म केली नाम का एक तालाब था। उसमें हिरण्यगर्भ नाम का राजहंस रहता था। हिरण्यगर्भ नाम का राजहंस कहाँ रहता था? पद्म केली नाम का एक तालाब था, वो कहाँ था? कर्पूर द्वीप में। वह सभी पक्षियों द्वारा राजा बना दिया गया था। कौन? हिरण्यगर्भ नाम का राजहंस। ठीक। एक दिन एक बकुले ने आकर उससे कहा कि हे राजन, जम्बू द्वीप में विंध्याचल में पक्षियों का राजा चित्रवण मयूर रहता है। देखिए अब एक ये भी है राजा पक्षियों का, पक्षियों का राजा चित्रवण मयूर। और हिरण्यगर्भ नाम का राजहंस रहता था। किसका याद है? वह भी क्या था? सभी पक्षियों का राजा था, और ये भी सभी पक्षियों का राजा है। वो रहता था कर्पूर द्वीप में पद्म केली नाम का तालाब में, और ये जम्बू द्वीप में। ये 2 राजा हुए। एक कौन? हिरण्य नाम का राजहंस, और दूसरा जो है चित्रवर्ण मयूर। मैं जिस समय दंडकारण्य में भ्रमण कर रहा था, उसी समय चित्रवर्ण के सेवकों ने मुझे वहां देखकर पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। मैंने कहा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट राजहंस का सेवक हूँ और देशाटन करके आया हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों में कौन देश और किस देश का राजा अच्छा है? मैंने कहा कि कर्पूर देश स्वर्ग है और वहां का राजा दूसरा इंद्र है। भला इस देश और उस राजा के समान और कोई देश और राजा हो भी सकता है? मेरी इस बात पर वे क्रोधित हो गए। बात ही बात में मुझे मारने के लिए झपटे। तब मैंने भी बल प्रयोग किया। इस हंस पर राजहंस ने कई प्रकार से प्रमाण देते हुए बकुले से कहा कि शत्रु के बलाबल का पूर्णतः ज्ञान हो जाने पर ही बल का प्रयोग उचित होता है। ऐसे युद्ध वैद्य जी नहीं करना चाहिए अपने शत्रुओं पर। पहले उसके साथी कौन है, उसके साथ उठता बैठता है, उसका काम क्या है कि नहीं, तब युद्ध करना चाहिए या उससे लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, है कि नहीं जी। तब बकुले ने कहा कि राजन, मैं करता ही क्या, वे सब तो मुझे चोचों से मार मार कर लुगदी बनाने लगे, जैसे कथरे लुगदी होते हैं, वही स्थिति उसकी भी हो गई। अंत में वे सब मुझे पकड़कर राजा चित्रवण के पास ले गए। चित्रवण कौन था जानते हो? मयूर। हाँ। और उनको मेरा परिचय दिया। तब उनके मंत्री गृध ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे देश का मुख्यमंत्री कौन है? जैसे अपने देश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी। आदित्यनाथ योगी जी। मैंने कहा कि सर्वज्ञ नाम के चक्रवाक हैं। सर्वज्ञ नाम का चक्रवाक है। इसी बीच वहां उपस्थित सुख ने कहा कि राजन, कर्पूर द्वीप आदि तो जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही हैं, इसलिए वहां भी तो आप ही का स्वामित्व होना चाहिए। राजा ने कहा हो सकता है। तब मैंने कहा कि केवल कहने ही से यदि स्वामित्व मिल जाए तो जम्बू द्वीप पर हमारे राजा का स्वामित्व है। इस पर सुख ने कहा कि इसका निर्णय कैसे हो? मैंने कहा कि युद्ध द्वारा ही इसका निर्णय होगा। इस पर राजा ने कहा कि
जाकर तुम अपने राजा को युद्ध के लिए तैयार करो। मैंने कहा कि आप अपना दूत भी भेज दें। उन्होंने सुख को दूत बनाकर भेजा, वह आता ही होगा। अब श्रीमान जैसा उचित समझे वैसा करें। यह सुनकर मंत्री चक्रवाक ने कहा, राजन, इस दुष्ट बकुले ने विदेश में जाकर अपनी दुष्टता से राज्य को युद्ध में फंसा दिया है। अकारण लड़ाई मोल लेना तो मूर्खता है। राजा ने कहा कि खैर, जो हुआ सो हुआ, अब जो सामने है उस पर विचार करो। देखिए, हमारे जो ग्रेजुएशन में गुरुजी राजकीय कॉलेज में हम लोगों को पढ़ाए थे, वे भी खैर शब्दों का खूब प्रयोग करते थे। प्रोफेसर साहब। चक्रवाक ने कहा कि मंत्रणा एकांत ही में उचित है। तब राजा और मंत्री वहीं बैठे रहे और दूसरे लोग दूसरी जगह चले गए। चक्रवाक ने कहा, राजन, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी राज्य कर्मचारी के उकसाने से ही बगुले ने ऐसा किया। राजा ने कहा, जो हो, इस समय तो कर्तव्य का निश्चय करो। चक्रवाक ने कहा, पहले गुप्तचर भेजकर शत्रु की अभिलाषा और बला बल का ज्ञान प्राप्त कीजिए। राजा ने कहा कि हमें तो बहुत ही अच्छा गुप्तचर मिल गया है। इसी बीच द्वारपाल ने सुख के आने की सूचना दी। चक्रवाक ने कहा कि उसे अतिथिशाला में ठहरा दो। इसके बाद मंत्री और राजा में बहुत देर तक युद्ध न करने और करने के विषय में विचार विमर्श होता रहा। चक्रवाक ने कहा कि पहले अपने किले को सुदृढ़ बनाना है तथा और भी तैयारियां करनी है, इसलिए सुख को समझा बुझाकर अभी यहीं रोके रहना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा कि ठीक है, जैसा उचित समझो वैसा करो। इसी बीच द्वारपाल ने कौवे के आने की सूचना दी। कौवा भी कूद गया बीच में। राजा ने उसकी चतुराई का वर्णन करते हुए उसको आश्रय देने का प्रस्ताव किया। यद्यपि मंत्री ने शत्रु पक्ष होने के कारण उसे आश्रय देने का विरोध किया, किंतु राजा ने उस पर ध्यान न देकर उसे आश्रय दे ही दिया। चक्रवाक ने आकर कहा कि राजन, दुर्ग आदि सभी की व्यवस्था पूरी हो चुकी है, अतः अब सुख को बुलाकर उससे बात हो जानी चाहिए। राजा ने सभा में सुख को बुला भेजा। अभिमान से सिर उठाए हुए सुख ने आसन पर बैठकर कहा, हिरण्यगर्भ अर्थात कौन? राजहंस जो राजा था। महाराज चित्रमण ने आपको आदेश दिया है। चित्रमण मयूर जो है उसका नाम था। यदि आप इसी तरह कुशल पूर्वक रहना चाहते हैं तो आकर मुझे प्रणाम करें, अन्यथा दूसरे स्थान पे रहने की बात सोचिए। चमका रहा है जी, चमका रहा है, बादल भी चमक रहे हैं, पानी भी गिर रहा है। यह सुनकर राजा ने क्रोध के साथ उसे सामने से हटा देने का आदेश दिया। चक्रवाक ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया और उपहार आदि देकर सुख को विदा कर दिया। सुख ने लौटकर चित्रवण मयूर, चित्रवण किसका नाम था? मयूर का नाना प्रकार का लोग दिलाते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाने का आग्रह किया। किसने? सुख ने। चित्रवण ने अपने सभी सभासदों को बुलाकर विचार किया। यद्यपि मंत्री गिद्ध ने, गिद्ध किसका मंत्री था? हिरण्यगर्भ का राजा, समय और परिस्थितियों का वर्णन करते हुए युद्ध न करने का दृढ़ विचार प्रकट किया, किंतु चित्रवण ने बिल्कुल ध्यान न देकर ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निश्चय कराकर कर्पूर देश पर चढ़ाई कर दी। कर्पूर देश किसका था जान रहे हो? हिरण्यगर्भ नाम का राजहंस जहाँ रहता था। वर्षा हो रही है तो आने दीजिए, आवाज कोई दिक्कत नहीं, आवाज बहुत बिल्कुल स्पष्ट जा रही है। इसके पश्चात प्रधान गुप्तचर द्वारा भेजे गए दूत ने आकर हिरण्यगर्भ से कहा, राजन, हिरण्यगर्भ अर्थात राजहंस से कहा, राजन, अब चित्रवण आना ही चाहते हैं। चित्रवण किसका नाम था? तो चित्रवण मयूर का नाम। मयूर का। आप अपने दुर्ग का हर समय निरीक्षण परीक्षण कराते रहे, क्योंकि बातचीत के प्रसंग में उसके मंत्री गिद्ध से मुझे ऐसा संकेत मिला है कि उसने गुप्त रूप से किसी को आपके किले में प्रविष्ट कर दिया है। यह सुनकर मंत्री चक्रवाक ने कहा, वह गुप्त दूत कौवा ही हो सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह तो बड़ा ही स्वामी भक्त है। अतः अब उपस्थित विषय पर विचार करो। चित्रवण मल चोटी पर डेरा डाले पड़ा है। चित्रवण वही मयूर था। अब क्या करना चाहिए? मंत्री चक्रवाक ने कहा, राजन, मैंने दूत के मुंह से सुना है कि चित्रवण ने अपनी मंत्री गिद्ध, अर्थात उसका मंत्री गिद्ध था। इसका मंत्री चित्रवण ने, हाँ, गिद्ध ने अर्थात गिद्ध ने गिद्ध के उपदेशों का तिरस्कार कर दिया है। अतः वह जीता जा सकता है। इसलिए जब तक वह हमारे किले के द्वार को न घेर ले तब तक
जंगलों, नदी और पहाड़ों के रास्तों में उसकी सेना का विनाश करने के लिए सारस आदि सेनापतियों को नियुक्त कर दीजिए। चक्रवाक इस अवस्था में चित्रवर्ण के बहुत से सेनापति तथा सैनिक मार डाले गए। तब दुखी होकर चित्रवर्ण ने मंत्री गृध्र से कहा कि तात तात शब्द सुकुनासोपदेश में भी आया है, हितोपदेश में भी आया है, यह क्या हो रहा है। गृध्र ने कहा कि आपने अपनी सेना और उमंग को देकर केवल साहस का सहारा लिया है, मेरी मूढ़ नीति की उपेक्षा की, इसलिए यह फल भोगना पड़ा है। चित्रवर्ण ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, किंतु अब तो कोई उपाय कीजिए। गृध्र ने कहा, राजन आप डरिए न, धैर्य धारण करें और उपहार आदि से सेनापतियों और सैनिकों को तुष्ट कर दें। इसी तरह दुर्योधन भी सैनिकों को देता था गुरु के अनुसार। जी किराता अर्जुनियम में। हाँ, लाइट कर गई बच्ची जी, लाइट जला दी। गृध्र ने इस प्रकार सैनिकों और सेनापतियों को तुष्ट करके राजा हिरण्यगर्भ के किले पर घेरा डाल दिया। इसी बीच चित्रवर्ण के कपट दूत कौवे ने, चित्रवर्ण का जो दूत कौवा था वो कपटी था, कपट दूत कौवे ने हिरण्यगर्भ से कहा, हे राजन, मैं अब अपना पौरुष दिखाना चाहता हूँ। चक्रवाक ने कहा कि किले के बाहर होकर युद्ध करना ठीक नहीं है, किंतु हिरण्यगर्भ कौवे की बात में आकर सबको साथ लेकर दुर्ग द्वार पर महान युद्ध में संलग्न हो गए। दूसरे दिन चित्रवर्ण ने कहा कि मंत्री, अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरा कीजिए। मंत्री गृध्र ने कहा कि राजन आप शांत रहें, सभी कुछ हो रहा है। और उसने राजा के कान में कुछ कहा। दूसरे दिन सूर्य निकला भी नहीं था, किले के चारों द्वारों पर भयंकर युद्ध होने लगा। इसी बीच कौवे ने किले के भीतर आग लगा दी। देखिए वो जो कपटी कौवा था, आग लगा दी। तब शत्रु सेना का कोलाहल सुनकर और किले की आग देखकर राजहंस के सभी सैनिक शीघ्र ही तालाब में घुस गए। स्वभाव से धीरे धीरे चलने वाला हिरण्यगर्भ अपने सेनापति सारस के साथ जाते समय चित्रवर्ण के सेनापति मुर्गे के द्वारा घेर लिया गया। देखिए चित्रवर्ण कौन था जान रहे हैं ना? मयूर। उसका सेनापति कौन था? मुर्गा। अब मुर्गा के द्वारा घेर लिया गया और उस पर प्रहार कर दिया गया। किंतु सारस ने स्वामी को जल में प्रविष्ट करा दिया और स्वयं मुर्गे से लड़ता हुआ मारा गया। और सारस ने स्वामी को जल में कहा, जाओ आप, और वह स्वयं मुर्गे से लड़ता हुआ मारा गया। इसके पश्चात चित्रवर्ण सात सैन्य किले में प्रविष्ट हुआ। चित्रवर्ण मयूर, समझ रहे हैं ना? कहाँ प्रविष्ट हुआ? किले में प्रविष्ट हुआ और वहां की बची हुई सभी सामग्री लेकर पड़ाव पर लौट गया। इस प्रकार दूरदर्शी मंत्री चक्रवाक की बात न मानकर शत्रु के कपट दूत कौवे को आश्रय देने तथा किले से बाहर जाकर युद्ध करने के कारण राजहंस पराजित हो गया। देखिए क्या हुआ भाई, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति रहता है, आपके माता पिता हैं, गुरु है, भाई हैं, तो आपको सही रास्ता बताएंगे। और गांव का जो बगल वाला होगा, यदि कपटी होगा तो आपको गलत संदेश दे करके आपको मरवा भी देगा। कहीं आपको न्योता में ले गया, छोड़ दिया, फिर आप आने लगे, रास्ते में आपके कार को किसी ट्रक से ठुकवा दिया। तो इसलिए जो है ये कहानी जो है यह बता रहा है कि इस प्रकार दूरदर्शी मंत्री चक्रवाक की बात न मानकर शत्रु के कपट दूत कौवे को आश्रय देने पर किले से बाहर जाकर युद्ध करने के कारण राजहंस पराजित हो गया। अब इसकी जो कथा सारगृह की जो मूल कथा थी ये पूरी हो गई। अब इसकी प्रासंगिक कथाएं हैं, इसमें छोटी छोटी कथाएं हैं। तो इसमें भी देखते हैं, पहली कथा है वानर पक्षी कथा। इसमें देखते हैं वैद्य क्या है। नर्मदा के किनारे पहाड़ की तलहटी में एक सेमल का पेड़ था। सेमल समझ रहे हैं जी? सेमर उसको गांव में बोलते हैं। हाँ, वहाँ घोंसले बनाकर बहुत से पक्षी रहते थे। एक दिन गहरी वर्षा से भीगकर कांपते हुए उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए बानरों को देख करके पक्षियों ने कहा, भाइयों तुम लोग अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते? देखिए कहानी मुझे हमारी दादी भी बताई थी पहले जी। इस पर सारे बंदर क्या हुए? क्रुद्ध हो गए, गुस्सा आ गए और उन्होंने सभी घोंसलों को नष्ट कर दिया। तो देखिए इसमें जो बानर पक्षी कथा है, आप देखिए पक्षी अपने घोंसले में बैठे थे, बानर बेचारे, जिससे बरसात हो रही है, दारागंज में बहुत बंदर हैं, भीग जाते हैं, आप उनको छेड़ेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। समझ गए जी? वैसे पक्षियों ने बानरों को छेड़ दिया और फिर बानरों ने उनके घोंसलों को छोड़ा नहीं। इसलिए किसी को आप छेड़े ना, और यदि आप किसी को छेड़ेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। ना आप किसी को छेड़े और ना आप किसी को छोड़े। छेड़ दे तो
समझ गए। हम्म अब दूसरी इसमें जो कथा है रजक गंधर्व कथा। हस्तिनापुर में विलास नाम का धोबी था। देखिए हस्तिनापुर में एक धोबी मिला भी इस कथा में, और एक काशी में भी एक धोबी मिला था। इसके पहले हाँ। उसका गधा बोझ ढोते ढोते दुबला हो गया था। देखिए ये कहानी मेरी दादी ही बताई थी, ये बीच में लगा गया। इसलिए धोबी ने उसे बाघ के चमड़े से ढककर जंगल के पास खेत में छोड़ दिया। देखिए बैद जी अंदर की बात ये है, जब तक गधा बोझा ढोता रहा धोबी को अच्छा लगा होगा। जब वो बैठ गया, वस्त्रों को इत्यादि को नहीं धो पाता होगा, सोचा होगा कि फ्री का उसको राशन भोजन इसकी सेवा कौन करेगा, और ऐसे ही इसको मैं छोड़ दूंगा तो बगल वाले पहचान जाएंगे कि फलाने धोबी का ये गधा है, उसकी शिकायत आएगी। तो शिकायत न मिले, ये अंदर की बात है। उसने क्या किया, बाघ के चमड़े से ढककर जंगल के पास खेत में छोड़ दिया। गधा खा पी कर खूब मोटा गया भाई। अब समझ लीजिए भाई निश्चिंत हो गया, उसको बोझा ढोना नहीं था। जैसे आजकल सांड चल रहे हैं बाबा के जी, देखे पले हैं, वैसे ही वो गधवा खूब खा पी कर खूब पल गया, मोटा हो गया। उसे दूर से देखकर बाघ समझकर खेत के मालिक भागने लगे। भाई उसको टच ही नहीं करते थे, सोचते थे कि बाघ आ गया। बाघ आ गया। हाँ। एक दिन एक खेत का रखवाला मटमैला कंबल ओढ़कर, पुरान कंबल ओढ़कर हो खेत में आदमी जाता था, नया चद्दर थोड़ो कंबल लग गया। हाँ, जैसे गधा कलर है वही कलर पहना था। वही उसी कलर का कंबल ओढ़कर धनुष चढ़ाकर तथा शरीर को झुकाकर एकांत में बैठ गया। कौन? खेत का रखवाला। खेत का रखवाला। उसे देखकर गधावा सोच ले वैद्य जी, उसको देखकर गधा उसको भी गधा समझकर रेंगने लगा और रखवाले के द्वारा मार डाला गया। वो सोचे, वो कभी उसको एहसास ही नहीं हुआ कि मैं बाघ वाला खोल पहना हूँ। बाघ का खोल वो धोबी ने इसलिए पहना दिया था कि हमारा गधा पता नहीं चले फलाने का हूँ, हमको शिकायत न मिले किसी का, कुछ खेती बाड़ी चल रही तो वही मुखिया तक शिकायत जाएगी। अब वो गधा गधा ही रहा। तो किसान के पास आया तो वैसे कंबल इत्यादि ओढ़ा था, तो सोचा कि गधा है, उसके साथ रेंगने लगा तो उस किसान ने उसको रगड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब इसी में तीसरी कथा है गज युद्ध शशक कथा। इसमें ये है भाई जी, एक बार पानी न बरसने से, देखिए इसमें पानी बरस रहा है भाई जी, सौभाग्य की बात है। एक बार पानी न बरसने से सभी हाथी प्यास से व्याकुल हो स्वामी से किसी जलमय स्थान में ले चलने की प्रार्थना करने लगे अपने स्वामी से, जिसको महावत बोलते हैं, जिसको गांव में पिलवान बोलते हैं। भाई जो आप कहीं पिलवान बोला जाता है, कहीं कोचवान बोला जाता है, हाँ कहीं महावत बोला जाता है। स्वामी ने उन्हें एक तालाब दिखा दिया, वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे जो हाथियों के पैरों तले कुचल कर मरने लगे। यह देखकर एक दिन विजय नामक बूढ़े खरगोश ने हाथियों के स्वामी से जाकर कहा, मेरे स्वामी चंद्रदेव ने मुझे आपके पास यह कहने के लिए भेजा है कि खरगोश का इस प्रकार विनाश करना ठीक नहीं है। हाथियों के स्वामी ने कहा कि बड़ी भूल हुई, अब हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। इसके बाद उसने खरगोश के साथ तालाब के किनारे जाकर चंद्रबिंब को प्रणाम किया और माफी मांगी। देखिए ये जो सचिन पांडे भैया हैं, आप जानते हैं, इनके बगल एक रहता है वो, और जानते हैं मछुआरा टाइप में बिंद है जात का, वो तालाब में मछली पाला हुआ है। अब वो मछली पाला हुआ है, इनके गांव के कोई यादव जी थे, भैंस गाय पाले थे, उसमें भैंसा सब थे। तो भैंस बहुत पानी उनको भैंसा को बहुत पानी चाहता है, क्योंकि करिए चमड़े पतन की गर्मी बहुत होती है। और उसमें गई लोट और मछलियां गई किलो 2-4 किलो मर। तो वो मछुआरा पूछने लगा कि भैया इसमें हम मछली डाले हैं, आप इसमें भैंस ना छोड़ा करिए क्योंकि हमारी मछलियां मर गई। तब यादव जी कह रही भैया मैं नहीं जान रहा था, अब नहीं छोड़ूंगा, आपका नुकसान हो गया, किलो 2 किलो तो आप मुझसे पैसा ले लीजिए। तो वो बच्चा बताया जिसने पाला था बिंद ने कि देखिए मछुआरा जो पाला था मछली, कहा कि पैसे किलो 2 किलो बात नहीं है भैया, आपसे यही निवेदन है कि आप दोबारा इसमें मत डालिएगा क्योंकि नुकसान हो जाता है। तो इससे ये भी पता चलती है, माफी मांग लेते हैं लोग जहाँ गलती कर लेते हैं। अच्छा मैं काम बोल के निकल लेना बैठ जी आप भी इस काम से। इसके आगे हंस काकपति कथा है। उज्जैनी में पाकड़ का एक पेड़ था। देखिए पाकड़ मतलब पीपल का, उस पर हंस और कौवा रहते थे। कौन रहता था? हंस और कौवा। एक दिन एक राही ने गर्मी से थक कर उसी पेड़ के नीचे आकर धनुष रख दिया।
और सो गया। जैसे आप बैठ आप हैं दवा ववा लिए हैं, जा रहे हैं कहीं थक गए, गर्मी पड़ रही, तो आप भी किसी वृक्ष के नीचे रुक जाते हैं। तब क्या हुआ, कुछ देर बाद छाया हट जाने से उसके मुंह पर धूप पड़ने लगी और वो खूब सोया हुआ था। तब हंस ने अपने पंखों को फैलाकर उसके मुंह पर छाया कर दी। तो कभी कभी नहीं बच्ची होता, बीच में आपकी आंखें खुल जाती है तो आप देखते हैं अच्छा ये रन फलाने रहे, तो उसकी भी आंखें खुल गई राही का। तो देखा कि जो है हंस ऊपर बैठा हुआ है। इधर राही ने सोने ही में जो ही मुंह खोला, कभी कभी आदमी सो जाते हैं तो मुंह खुल जाता है, खुल जाता अपने से, माछी उछी मक्खी आती जाती रहती है। तो बच्ची जैसे लगता है कि गाड़ियां आ जा रही हैं, चार पहिया आ जा रहा है। कभी आप सोया करिए तो अपने मुंह पे कपड़ा रख लिया करिए, रुमाल इत्यादि। यदि बालिकाएं हैं तो दुपट्टा रख ले, है कि नहीं। मुंह खुला क्यों ही कौवा उसमें बिट करके उड़ गया। बिट का मतलब समझ रहे हैं, कोटी कर दिया। हाँ, दीर्घ शंका। और बेचारा हंस राही के द्वारा मार डाला गया, क्योंकि हंसवा को राही ने देखा था, बीच में उसकी आंखें खुल गई थी, नींद की उछट गई थी, तो देखा था हंस है, और हंस वहां से हटा था और कौवे ने कर दिया था गंदगी। तो वो सोचा कि हंस नहीं किया है। हाँ, तो हंस यही सामने दिखा, मार डाला। लीजिए, कभी कभी देखिए फ्री का उपकार करेंगे तो भी मारे जाएंगे। इसे पता चल रहा है कि बिना कहे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। नहीं तो इसमें यही बता रहा है, बेवजह के कामों में हाथ डालेंगे तो उसका परिणाम मारे जाएंगे, उसका परिणाम दुष्परिणाम ही आने वाला है। इसी में काक और बतख कथा है। एक पेड़ पर कौवा और बतख साथ साथ रहते थे। कौवा और बतख। एक ग्वाला सिर पर दही का बर्तन रखे जा रहा था। कौवा बार बार दही खा लिया करता था। जब ग्वाले ने दही का बर्तन नीचे रखकर ऊपर देखा तो कौवा तो भाग गया था। बेचारा बतख पकड़ लिया गया और मार डाला गया। देखिए, खा रहा था कौवा, रगड़ा गया बतख, अब उधर बिट किया था कौवा, मारा गया बेचारा हंस। तो कहानी छोटी छोटी है प्रासंगिक कथा में, मूल कथा लंबी नहीं, उसमें कहानी होती है। अगली कहानी है रथकार कथा। इसमें ये है बच्ची, श्रीनगर में एक बढ़ई रहता था। वह अपनी पत्नी को उल्टा तो समझता था, किंतु उसने कभी उसे जार के साथ देखा नहीं। अरे वह जार यार, प्रेमी वेद में बोलते हैं ना जी, यत्रा को कहते हैं जतरा, नहीं बोलते जी, जतरा। हाँ, जार के साथ देखा नहीं था। एक दिन वह घर में चारपाई के नीचे छिप गया। जिस समय जार उसी चारपाई पर सोकर उसकी पत्नी के साथ संभोग करने लगा, उस समय उस स्त्री का कोई अंग बढ़ई से छू गया। मतलब जो बढ़ैया चारपहिया के नीचे बैठा रहा का पति हुआ, उसे टच हो गया। तो उसकी पत्नी जान गई। वह यह जानकर उदास हो गई। जार ने जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो वो अपने पति की प्रशंसा और उसके वियोग में दुखी होने की बात करने लगी कि फलाने पप्पू पापा इसे न हमें बहुत मानत, मेरे साथ गलत मत करे। आप वो जान गई कि नीचे है उसका पति, बढ़िया नीचे था चारपाई के, वो जान गई। तब वो देखिए, औरतें जो होती हैं, हम नहीं कर रहे हैं कि सारी औरतें खराब होती हैं। औरतें जो होती हैं वो माँ होती हैं, देवी का अवतार होती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन ये जो कहानी में बची उसको मैं बता रहा हूँ, जो नारायण पंडित ने बताया हितोपदेश में। जब वो जान गई तो अपने पति की बड़काई करने लगी कि फलाने पापा ऐसे हैं, वो ऐसा है, ये सब ठीक नहीं है, गलत है, हमारे साथ ऐसे ना हो चाहे। वही सब बातें हैं नारायण पंडित बता रहे हैं कि अब वो कह रही है कि वह यह जानकर उदास हो गई। जार ने जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो अपने पति की प्रशंसा और उसके वियोग में दुखी होने की बात कहने लगी, जिसे सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हो गया और चारपाई को सिर पर उठाकर नाचने लगा, डांस करने लगा कि हमार दुल्हन हमसे बहुत प्रेम करती है, उससे प्रेम नहीं करती, प्रेमी से प्रेम करती है। जब वह जान गई तो दिखावापन करने लगी। और ये अंदर की बात है वैद जी, यह कहानी हमने RK सर से सीखी है। अंदर की कहानी आपको कैसे पता चलेगा? भावों से पता चलेगा। आप साहित्य पढ़ते हैं तो आप भाव को पढ़िए, समझ रहे हैं? हाँ, ये सही भी है। और जो है हम बता भी रहे हैं, जो नारायण पंडित बताए वही बता रहे हैं, हम अपने घर से ये हितोपदेश कथा रच के नहीं लाए हैं, जो इसमें है वही बता रहे हैं। जिसको बुरा लगे, जो करना हो करें, क्योंकि सिलेबस में लगा हुआ है, नया नया, तो लोगों को लगेगा कि क्या चल रहा है। हाँ, तो जब पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कहानी क्या है। अगली कहानी 7वीं है नीलवर्ण सिगाल कथा। इसके पहले भी सियार आया था शब्द,
जी। श्रृंगाल आया है। अब इसमें ये है भाई जी, एक गीदड़ नगर के किनारे घूमता हुआ नील के भाड़ में गिर पड़ा। अब देखिए गीदड़ रहा, उगवा भाड़ में गिर गया। दूसरे दिन जब वह वन में गया तो अपने बदले हुए रंग को देखकर उसने गीदड़ों को बुलाकर के कहा कि वन देवियों ने अपने हाथ से मेरा रसौधियों से अभिषेक किया है। क्या किया है? रसौधियों से अभिषेक किया है। देखिए झूठ बोल रहा, नंबर 1 का फराड है भाई जी। जी। गीदड़ों ने उसकी बात को सत्य मानकर उसे राजा मान लिया। धीरे धीरे वह सभी जंगली पशुओं का राजा बन गया। वह व्याघ्र, सिंह आदि उत्तम सेवकों को पाकर अपनी जाति वालों का तिरस्कार करने लगा। देखिए कभी कभी लोग जब उच्च अधिकारी बन जाते हैं जी, उनके हाथों में पावर आ जाती है तो अपने सगे संबंधियों को नहीं पहचानते, जाति वाले का तिरस्कार करने लगा। मतलब जाति में अपने मतलब भाई, बंधु, गुरु इत्यादि का वो तिरस्कार करने लगा। भाव यही है। इससे सभी दुखी गिदड़ों ने संध्या समय इकट्ठा होकर बोलना प्रारंभ कर दिया अपनी अपनी बातें। उस शब्द को सुनकर जाति स्वभाव से वह भी बोलने लगा और बाघ के द्वारा मार डाला गया। पहले वह सारे क्या पशुओं का राजा बना फिर रहा था। तो हम एक कहानी नहीं बताए थे कि वो सियार का खोल ओढ़े उसी में बैठा हुआ था और सियारों ने बोला तो वो भी बोल दिए, पता चल गया यही सियार है, मारा गया। वैसे ही यह गीदड़ जो है राजा बना फिर रहा था सभी पशुओं का। और जब और गीदड़ों ने अपनी बात संध्या के समय कहने लगा तो यह बोलने लगा। तब इसका जो है बाघ के द्वारा इसकी मृत्यु हो गई, बाघ के हाथों मारा गया। इसलिए देखिए गिरगिट भी रंग बदलता है जी। और इधर जो है सिंगार भी गीदड़ भी रंग बदला था, गिरा था भाड़ में। बता रहा है कि मुझे वन देवियों ने मेरा अभिषेक किया। झूठ बोल रहा था, झूठ बोला, मारा गया बाघ के हाथ से। आगे की कथा ये वीरवर कथा। एक दिन राजा सुद्रक के दरबार में वीरवर नाम के राजकुमार ने आकर प्रतिदिन 500 स्वर्ण मुद्रा वेतन लेकर सेवा करने की प्रार्थना की। राजा ने मंत्रियों के कहने से उसे सेवा में नियुक्त कर लिया। एक दिन राजा को सोते समय रोने की ध्वनि सुनाई पड़ी। इसी तरह और एक सुनाई दी थी, वानर और कुटनी वाला। तो जो हाथों में बंदरों ने घंटा बजाना शुरू कर दिया, कहीं भूत पिशाच है, प्रेत है यहाँ पर। कुटनी ने सारी बात समझ करके वो जाकर के फल फेंक दी, उन्होंने फंस गए फलों में। बानरों ने घंटी लेकर चली आई राजा के पास, पुरस्कार धन ले ली थी कुटनी ने। तो वैसे यहाँ पर भी ध्वनि सुनाई पड़ी। उसने वीरवर को पता लगाने के लिए भेजा, किंतु स्वयं भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। वीरवर ने नगर के बाहर एक स्त्री को रोते हुए देखा जो सुद्रक की राजलक्ष्मी थी। उसने वीरवर से कहा कि मैं जा रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो अपने पुत्र की बलि चढ़ा दो। वीरवर चुपचाप अपने घर गया और वहां से पुत्र तथा स्त्री के साथ देवी के मंदिर पहुंचा। वहां उसने अपने पुत्र की बलि दे दी। इसके बाद उसने अपना सिर भी काट दिया। पति और पुत्र को इस प्रकार मारा देख उसकी स्त्री ने वैसा ही किया। राजा यह सब छिप कर देख रहा था। उसने भी अपना सिर काटने के लिए ज्यों ही तलवार हाथ में ली त्यों ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। राजलक्ष्मी के स्थिर होने का वरदान देकर वीरवर को भी स्त्री पुत्र के साथ जीवित कर दिए। वो जो मरे हुए थे सब जीवित हो गए। चुपके से अपने महल में चला आया और जब दूसरे दिन वीरवर से पूछा तो उसने कहा कि एक स्त्री रो रही थी और मुझे देखकर लुप्त हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सभा करके उसमें सारी बातें कहकर वीरवर को कर्नाटक देश का राजा बना दिया गया। तो वीरवर कहाँ का राजा बना था? कर्नाटक देश का। प्रश्न आ सकता है जी। इसी में एक कहानी और है छोटी सी, निर्ध्यर्थी नापित कथा। इसमें ये है बच्ची, अयोध्या में चूड़ामणि नाम का एक क्षत्रिय रहता था। कहाँ? अयोध्या में। और किस नाम का? चूड़ामणि नाम का। किस जात का था? क्षत्रिय। उसने धन के लिए शंकर जी की बड़ी आराधना की। भगवान शंकर ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि आज प्रातः काल बाल बनवाकर तुम डंडा लेकर अपने दरवाजे पर बैठे रहना और जब कोई भिक्षुक तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम डंडे से उसे पीटना, जिससे वह भिक्षुक सोने का घड़ा बन जाएगा। उस क्षत्रिय ने वैसा ही किया और भिक्षुक सोने का घड़ा बन गया। वहां बाल बनवाने के लिए आए हुए नाई ने जब यह देखा तो उसने भी दूसरे दिन अपने घर आए हुए भिक्षुक को डंडे से मार डाला और इस अपराध में वह भी राजपुरुषों द्वारा
मार डाला गया। कौन मार डाला गया? भिक्षुक। नहीं यार, भिक्षुक तो मार दिया नाई, और नाई को मार दिए राजपुरुषों के द्वारा। अच्छा। हाँ, जो बाल वाला जो किया था ना, नाई। हाँ नाई। तो यह कथा जो है, इसकी प्रासंगिक कथा यहीं तक समाप्त हो गई। अगले वीडियो हम लोग लेकर आएंगे कथा सार संधि मूल कथा, उसकी प्रासंगिक कथा। एक बार अंत में फिर बच्चे हम आपसे कहना चाहते हैं जी, जो व्यक्ति यदि इससे कुछ लाभ पा रहा हो जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करे अथवा ना करे, खुद स्वयं पढ़ ले यार। जी, हाँ, अभी इसी में आएगा, विद्या बांटने से विद्या बढ़ती है, घटती नहीं है। जी, बहुत सारे इसमें नीति की बातें हैं। जी। तो शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। नई वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।